नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आकांक्षा अनुभूति आपकी सोशल साइंस की टीचर एक बार फिर जुड़ गई हूँ आपके साथ आपके चैप्टर्स को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, जिसे आप आम बोलचाल में सिविक्स भी कहते हैं, उसका एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी चैनल पे पड़े हुए हैं। इसके तमाम 4 पार्ट्स पड़े हुए हैं चैनल पे, आप उसको जाके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहाँ हम लेके चल रहे हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो बच्चों, इस चैप्टर का भी आज ये अंतिम लेक्चर है, अंतिम वीडियो है। इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले जब समर वेकेशन के बाद आपकी परीक्षाएं आएंगी, उस समय आपको इन चैप्टर से ही क्वेश्चंस को करना होगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये वीडियोस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल दूंगी प्रीवियस का, ताकि आप कनेक्ट कर सके वीडियो के साथ अपने आप को। बच्चों, हमने कल बात की थी पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, योजना आयोग के बारे में, कैसे उसकी जगह पर नया आयोग आया जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात की थी हमने। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में ले जाकर के दिखाऊंगी, तो शायद आपको याद आ जाए। अगर आपने देख रखा है वीडियो, नहीं देखा है तो जाइए प्रीवियस वीडियोस देखिए। भारत में योजना आयोग, जो जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री, जिन्हें कि एक्स ऑफिशियो कहते हैं। पदेन का अर्थ होता है जो कोई प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे कि हमारे देश के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे, और हिंट भी दिया था कि जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे होंगे वही प्रथम अध्यक्ष रहे होंगे। तो बच्चों, आपको इसको लिखना था कमेंट बॉक्स में। मैं बाद में चेक करूंगी कितने लोगों ने लिखा इसको। इसका काम पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। फिर हमने देखा था नीति आयोग, जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। इसे हम थिंक टैंक भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। इसका विजन है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना, विकसित राज्य बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना। इसलिए इसका विजन है नीति से नतीजों तक, यानी नीति आयोग नीतियां बनाएगी और नतीजों तक हमें लेकर के जाएगी। 15 वर्षीय विजन इसका है। 7 वर्ष की रणनीति बनती है और 3 वर्ष का एक्शन प्लान लेकर, ये शॉर्ट टारगेट लेकर के हमारे देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगले स्लाइड को हमने देखा था फिर कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में, देश के विकास के लिए इसको भी किया गया था। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और अभी भी मैंने कल बताया था बच्चों कि ये अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि इसको समाप्त नहीं किया गया है। बाकी कार्य इसका 2015 से पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि इसके जितने भी कार्य होते थे वो सारे कार्य अब नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। फिर हमने आगे देखा था कि किस तरीके से इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देना, विकास योजनाओं पर चर्चा करना, योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। कार्यान्वयन मतलब योजना को कैसे कार्य में लाया जा रहा है, कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी समीक्षा, इसका रिव्यू करना, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बनाना। और ये सारे कार्य पूर्व में थे, यानी अभी ऐसा कोई कार्य नहीं चल रहा है, पूर्व में ये था। फिर हमने कुछ पंचवर्षीय योजनाओं पे बात की थी कि इनमें कौन सी योजना को में किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया। जैसे हमने देखा था पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा फोकस किया गया था, कृषि के सुधार पे फोकस किया गया था। दूसरी में हमने देखा कि किस तरीके से उद्योगों पे ज्यादा फोकस किया गया था। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए थे। फिर हमने देखा था कि इन सभी चीजों का महत्व क्या है, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की भागीदारी सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय विकास को गति देना, इस तरह के सभी आयोगों का ये कार्य है। इनका महत्व भी इसीलिए है। फिर हमने विकास के सूचकांक पे चर्चा की थी, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय को समझा था, प्रति व्यक्ति आय को समझा था। हमने ये समझा था कि हम प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। राष्ट्रीय आय में जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो औसत हमें प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति आय ही वह मुख्य मापदंड है जिसके द्वारा देश के विकास को मापा जाता है। फिर हमने देखा था मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में HDI भी कहते हैं। हमने देखा कि इसको जारी करने वाला कौन है,
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके मुख्य आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे इसको जारी किया जाता है। इसके बारे में पूरा मेथड भी मैंने आपको बताया था। जानना है, छूट गया है, याद नहीं है, पिछला वीडियो जाइए। आगे चलते हैं। फिर देखिए हमने जीवन प्रत्याशा, बच्चों आपको मैं बता दूं, आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको फिर से याद करा दूं कि आप जाइए जिला शिक्षा विभाग यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की वेबसाइट पे जाइए। वहां आपको हर विषय के अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। वहां पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, जैसे जैसे क्लासेस हो रही है वहां नोट्स डाले जा रहे हैं, आपको वहां से सभी नोट्स मिल सकते हैं। सारी बहुत सारी चीजें आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां से, तो विजिट जरूर कीजिए उसको। चलते हैं आगे। तो हमने जीवन प्रत्याशा को समझा कि किसी भी देश में कोई व्यक्ति औसतन कितने वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा जीवित रह सकता है, उस उम्र को, उस अनुमानित उम्र को हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। जैसे कि किसी देश के लोग यदि 70 वर्ष तक लगभग जीवित रहते हैं मैक्सिमम, तो उस देश की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है। यदि किसी देश की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, इसका अर्थ है कि वहां के लोग औसतन 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और ये जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ सकती है? अगर उस देश में, उस जगह पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वहां अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता हो, स्वच्छ पानी हो, प्रदूषण रहित वातावरण हो, टीकाकरण वगैरह सही तरीके से होता हो, सही समय पर होता हो, तो निश्चित रूप से, और साथ ही साथ लोग खुश हो, क्योंकि आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका खुश रहना आपकी उम्र को बढ़ा देता है। तो ये सब जीवन प्रत्याशा के विषय में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था शिक्षा में हमने साक्षरता दर जाना है, नेट अटेंडेंस रेशियो जाना, नेट एनरोलमेंट रेशियो के बारे में जाना था। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने प्रति व्यक्ति आय को फिर समझा था कि कैसे किसी जगह की प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी है, अधिक है, तो पता चलता है कि देश का विकास हो रहा है, देश के लोगों के पास रोजगार है, साथ ही साथ वहां के लोगों का जीवन स्तर सही है और दूसरे देशों से तुलना करने में भी सहायता मिलती है। यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था। अब आज से यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है, लास्ट पार्ट है, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, ये उसी तर्ज पे बनाई गई है जिस तर्ज पे मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है यूएनडीपी की तरफ से। उसी आधार पर यह मानव विकास रिपोर्ट बनाई जाती है। ये प्लानिंग कमीशन, या जो कि पहले योजना आयोग था लेकिन अब नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता था। इसको समझने की बात यह है कि मैंने लिखा है जारी की जाती थी का मतलब अब नहीं है ना। तो ये किया गया है लेकिन अब नहीं किया जा रहा। अब क्यों नहीं किया जा रहा ये आपको बाद में बताऊंगी। अभी समझिए कि किसी देश में लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय की स्थिति को बताने वाली ये रिपोर्ट होती है। यह मानव विकास रिपोर्ट बताती है कि उस देश में शिक्षा का क्या स्तर है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको मिल पा रही है कि नहीं, सुविधा मिल पा रही है तो वो उसको ले पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई चीज हमारे लिए उपलब्ध तो हो लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक विकास में अवरोध बनता है। तो ये देखा जाता है कि जीवन स्तर कैसा है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं, ले पा रहे हैं कि नहीं, और आय की स्थिति कैसी है, इन सारी चीजों को देखा जाता है इस रिपोर्ट में। इसको प्लानिंग कमीशन, जिसको हम योजना आयोग कहते थे, जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है, उसके द्वारा तैयार किया जाता था। इसके मुख्य आधार क्या थे? बिल्कुल जैसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का था, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। अब समझिए, ये पहले किया जाता था और सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी वो 2002 में आई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष आई थी, तो अप्रैल 2002 में आई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद रखिएगा, इसको प्रश्न आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें भी बताती चल रही हूँ। ये हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे जब पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। अब प्रश्न आया कि अब क्यों नहीं जारी हो रही, इसको भी समझ लीजिए। इसकी जगह अब
SDG इंडिया इंडेक्स ये जारी किया जाता है। ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनओ के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कितना अचीव किया है, उनकी दिशा में कितना कार्य हुआ है, इसके आधार पर यह इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर भारत में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विकास को मापा जाता है। इसकी रिपोर्ट होती है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, गरीबी, लैंगिक समानता, रोजगार कैसा है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। इसके बाद अगले में चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों के जीवन स्तर का आकलन करना, विकास की वास्तविक स्थिति बताना और सरकार को नीतियां बनाने में सहायता देना। इन सारी रिपोर्ट का देखो बच्चों क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य होता है कि सरकार क्यों बैठी है हमारे लिए काम करने के लिए। अब सरकार को यह भी तो जानना जरूरी है कि वास्तविक स्थिति क्या है। अगर हम कहीं कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि अभी क्या चल रहा है, क्या रहा है, उसमें क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यही सब कारण है कि इन रिपोर्ट्स को सरकार तैयार करवाती है। इन चीजों पे इतना ज्यादा खर्च करती है सरकार, इस पे मेहनत करती है, इस पे अपना समय लगाती है, रणनीति बनाती है। इसका महत्व क्या है? केवल आय नहीं बल्कि मानव कल्याण पर ध्यान देती है। ऐसा नहीं है कि इसका उद्देश्य है कि बस किसी तरीके से टैक्स वगैरह आना चाहिए। इसका उद्देश्य ये भी है कि समाज का कल्याण होना चाहिए, लोगों के लिए बेहतर होना चाहिए, लोगों का जीवन बेहतर बनना चाहिए। राज्य और क्षेत्रों की विकास स्थिति की तुलना कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश में कौन सा राज्य विकास के बेहतर स्थिति में है और कौन सा राज्य अभी थोड़ा पिछड़ा है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं की जानकारी हमें मिलती है। और बच्चों, जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी हम इलाज कैसे करेंगे? आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर पहले दवा नहीं लिखते, डॉक्टर पहले ये पता करते हैं कि आपको बीमारी क्या है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आपका टेस्ट करवाते हैं, है ना? क्यों? ताकि जब बीमारी पता चलती है तो उसका इलाज होता है। ठीक उसी तरीके से जब समस्याओं की जानकारी इन रिपोर्ट्स के द्वारा सरकार को मिलती है तो उन पे कार्य करने में सहायता मिलती है। आगे चलते हैं। अब आ गए हम अपने प्यारे बिहार के पास। हम जानते हैं बच्चों, कोई दबी छुपी बात नहीं है कि बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में माना जाता है। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है बीमारू राज्यों में। ये बीमारू क्या होता है? बीमार से बना है बीमारू। क्या होता है बीमार? जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है? हम सही तरीके से अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, हम सही तरीके से जीवन नहीं जी पाते। तो जब किसी राज्य के बारे में बीमारू शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब कि यह राज्य बहुत सारे स्तर पे पिछड़ा है, बहुत सारे स्तर पे इस पे विकास होना अभी बाकी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कारण है कि बिहार को एक बीमारू राज्य कहते हैं या बिहार में आर्थिक पिछड़ापन बना हुआ है। तो कुछ कारण है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रश्न इससे आते हैं, आपके राज्य का प्रश्न है, आपको जानना चाहिए क्योंकि आप यहीं रह रहे हैं, आने वाले समय में यहीं रहेंगे, तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। बिहार में इतनी तेज जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिसके कारण यहाँ के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। आप देखो, संसाधन हमारे पास कम है ना, और जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी, लोग बढ़ेंगे, उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, तो उन आवश्यकताओं को तो पूरा करना है ना हमें। तो ये एक बड़ा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होने से संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ रहा है और बिहार के इतने संसाधन नहीं है कि इतनी जनसंख्या के लिए उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके। दूसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। आज भी बिहार की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और आप देखो, आप अपने आसपास देखो, आज भी हमारे बिहार में कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कम हो रहा है। पूरा देश हरित क्रांति से लाभान्वित हुआ, लेकिन बिहार तक चीजें नहीं पहुंची। आप पंजाब और हरियाणा में देखो, उधर भी कृषि होती है, लेकिन वहां हरित क्रांति, वहां पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग है, वहां सिंचाई के आधुनिक साधन है, वहां पर हाई यील्डिंग जो सीड्स होती हैं, हायर वेराइटी वाले सीड्स होते हैं, उनका प्रयोग होता है। लेकिन आज भी हम पुरानी कृषि पद्धतियों पर चल रहे हैं और मानसून पर निर्भर हैं कि जब बारिश होगी तब हमारे यहाँ सिंचाई होगी। ज्यादातर किसान हमारे यहाँ आज भी इसी पर निर्भर है। दूसरा तो ये कारण है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है बाढ़ और सूखा। बच्चों, मैं इसके लिए आपको ले चलती हूँ अगली स्लाइड पे।
ये हमारा बिहार है, ठीक है। ये लगभग इस तरीके से यहाँ से गंगा नदी होके ठीक बीचों बीच से जाती है, और गंगा नदी हमारे बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इसमें आप क्या देखोगे कि ये जो उत्तरी बिहार है, इसमें तकरीबन हर साल भयंकर बाढ़ आती है। आप सुनते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे। और दक्षिणी बिहार में पड़ता है सूखा। ये बहुत बड़ा कारण है कि जितना भी हम रिकवर करते हैं, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक मैथमेटिक्स में प्रश्न पढ़ा होगा कि एक चींटी दीवार पे चढ़ती थी, 10 कदम चढ़ती थी और 6 कदम नीचे आ जाती थी। बस वही कहानी है। हमारा बिहार जितना प्रगति करता है, अगले साल बाढ़ आ जाती है, उतना पीछे हम आ जाते हैं, उधर सूखा आ जाता है, फिर उतना पीछे आ जाते हैं। इसको जानने की जरूरत है कि ये बाढ़ क्यों आता है और ये सूखा क्यों आता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उत्तरी बिहार में बाढ़ के कुछ मुख्य कारण हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर है नेपाल, है ना, यहाँ नेपाल है। नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं, क्योंकि नेपाल में बारिश अच्छी खासी होती है, मानसून का बहुत भयंकर वहां असर दिखता है, और नेपाल की नदियों में पानी की मात्रा, जल की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ती है जल की मात्रा, नेपाल अपने बांधों से पानी छोड़ता है ताकि उनके यहाँ संतुलन बना रहे। और हमारे उत्तरी बिहार में बहुत सारी नदियां, कोसी, गंडक, बागमती, इस तरह की कई सारी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी का नाम तो आप जानते होंगे, बिहार का शोक कहते हैं इसको, क्योंकि ये कुख्यात है अपना रास्ता बदलने के लिए, है ना। तो एक तो ये बड़ा कारण है। दूसरा, हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, जितनी भी नेपाल से नदी आ रही है वो हिमालय से आती हैं। ये अपने साथ गाद यानी कि सिल्ट, यानी कि जो पर्वतीय मिट्टी वगैरह होती है, कंकड़ पत्थर मिट्टी, वो लेके आती है। ये नदी के तल में भरता जाता है, और जब आप सोचो कि ये नदी है, नदी के तल में भर गया, तो ये पानी का स्तर तो ऊपर उठेगा ना, पानी का स्तर अपने तल से ऊपर उठता है और आसपास के गांव में फैल जाता है। ये एक बाढ़ का महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद आप देखोगे कि हमारे बिहार की जो भूमि है ना, वो समतल है और नीची है ना, थोड़ी सी नीची और समतल है। इस कारण से ये बहुत तेजी से इधर पानी का बहाव तेज बहता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि चारों तरफ फैल जाता है। साथ में आप देखोगे कि हमारी सरकारों ने बहुत सारे तटबंध यानी कि बांध बना रखे हैं, आपने बांध देखे भी होंगे। लेकिन इन बांधों के साथ समस्या ये है कि समय के साथ, बांध पुराने बने हुए हैं, अब समय के साथ जब गाद इतना भर गया कि नदी का तल इतना ऊंचा हो गया कि उस बांध को भी पार करके बहने लगा। कई बार तो बांध टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त हो जाता है और जान माल की भारी क्षति होती है। बहुत सारा रिकवर करने में इनको बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग लगता है और बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। अब चलते हैं सूखा पर, ये दक्षिणी बिहार पे। अब जब गंगा जी ने इसको बांटा ना, तो इन्होंने एक डिसाइड कर दिया कि भाई इधर मानसून अच्छा आएगा, बारिश भी होगी, इधर बारिश नहीं होगी। तो हमारे दक्षिणी बिहार में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ हिमालय वाली नदियां भी नहीं आती। नतीजा क्या होता है कि यहाँ जो बारिश होती है उसी से नदियों में पानी आता है और बारिश कम होती है। नतीजा यह है कि नदियों में पानी बहुत कम रहता है। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में मानसून इतना कमजोर होता है और यहाँ पठारी भूमि है, हमारी तरह समतल नहीं है, ये भूमि पठारी है। यहाँ बारिश अगर होती भी है तो पानी टिकता नहीं है, बह जाता है, जमीन पानी को सोख नहीं पाती है, उसमें मिट्टी में नमी नहीं बरकरार रह पाती है। साथ ही आप देखोगे यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं की बहुत कमी है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, जल स्रोत है नहीं, नहर तालाब का उस तरीके से विकास हुआ नहीं है जैसे किया जा सकता है। और यहाँ की कुछ यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पठारी क्षेत्र ऐसा है कि इसके लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। तो ये सब कारण है बच्चों जिसकी वजह से हमारे बिहार में आर्थिक पिछड़ापन हम देखते हैं। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। जब 2000 में, सन 2000 के 15 नवंबर को झारखंड का विभाजन हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो आप देखोगे कि जितने हमारे यहाँ प्रमुख उद्योग और खनिज के क्षेत्र थे वो चले गए झारखंड में। अब हमारे पास क्या बचा? केवल वो क्षेत्र जहां कृषि हो पा रहा है ना। आप देखो कि उद्योगों में भी मुख्य रूप से हमारे पास चीनी उद्योग के ही कुछ हिस्से बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे चले गए झारखंड में। और उद्योग किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी स्थान के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है जो वहां के आर्थिक विकास को गति देते हैं, और हमारे यहाँ से सारे उद्योग चले गए।
अब है कि अकुशल प्रशासन, थोड़ी सी कुछ कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे, हालांकि अब इसमें काफी सुधार हुआ है। आप देखो पिछले कुछ वर्षों में बिहार की सड़कें बेहतर हुई हैं, हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है। मुझे याद है हम छोटे थे तो हमें जब लाइट आती थी, बिजली आती थी तो बड़ी खुशी होती थी कि चलो लाइट आ गई है। आज ये स्थिति नहीं है, हमारे बच्चे सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, बिजली का संसाधन मिल रहा है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, लेकिन फिर भी काफी सुधार की जाने की जरूरत है अभी भी इसमें, क्योंकि इसका भी एक कारण है कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। ये बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण थे, एकदम नोट कर लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे से कीजिएगा इसको ताकि आप उत्तर दे सके प्रश्नों का। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि बिहार के विकास के क्या उपाय हैं। भाई बीमारी है, समस्या है, तो उपाय भी तो होंगे, बिल्कुल हैं। सबसे पहले हमें कृषि में सुधार करना चाहिए, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें, सिंचाई सुविधाओं का विकास करें, तो निश्चित रूप से बिहार में भी कृषि में सुधार हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार नॉर्दर्न प्लेन का, उत्तरी मैदान का हिस्सा है, और ये उत्तरी मैदान पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यानी कि इसका सही तरीके से अगर नियोजन किया जाए, प्रबंधन किया जाए, तो हमारे बिहार की कृषि में बहुत बेहतरीन सुधार हो सकता है। फिर है बाढ़ नियंत्रण, नेपाल के साथ मिलकर जल प्रबंधन किया जा सकता है, और नदियों को जोड़े जाने की योजनाएं बने, और जो हमारे बांध वगैरह बनते हैं वो दूरगामी सोच के साथ बने, मजबूती के साथ बने, तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास, बिजली, सड़क, परिवहन और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, तो ये एक ऐसी दशा है जिसमें निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारा प्रशासन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और इसके परिणाम आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे। उद्योगों की स्थापना, कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी मिल, जूट, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दें। देखो उद्योग के साथ क्या होता है ना, एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसके कच्चे माल की आपूर्ति, क्योंकि हमारे सारे खनिज तो चले गए झारखंड विभाजन के साथ, तो हमारे पास अब कच्चा माल बचा नहीं है। कच्चा माल क्या बचा है? कृषि आधारित बचा है, जो हमें कृषि से मिलता है। तो हम कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दे सकते हैं। शांति और सुदृढ़ प्रशासन, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं, पारदर्शी नीतियां बनाए, डिजिटलाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करें, अकाउंट्स पे अगर लोगों को, जिन लोगों के लिए सरकार योजना बना के पैसे और लाभ दे रही है, वो सही लोगों तक पहुंचे, ये भी बड़ी बात होगी कि बिहार आर्थिक रूप से थोड़ा सा सुदृढ़ हो पाएगा, इसका विकास सही हो पाएगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के विकास की गति बढ़ी है, लेकिन अभी भी वैसी नहीं है। जब बीमारी लंबी होती है तो इलाज भी लंबा चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ छोटी छोटी चीजें हमें जाननी है, ये भी हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। वस्तु विनिमय प्रणाली। अच्छा बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ये जो चीजें हैं ना, ये इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक चीजें हैं, आधुनिक इकोनॉमिक्स की, जो आपको जाननी चाहिए। संक्षिप्त सा परिचय दूंगी और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं, जब संसार शुरू हुआ, जब समाज शुरू हुआ, एक संगठित समाज बना, तो उस समय मुद्रा, पैसे जैसी चीज नहीं थी। लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना देना करते थे, है ना। तो इसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। अंग्रेजी में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। यानी अगर आप समझिए कि मेरे पास एक पानी की बोतल है और मुझे चाहिए एक ब्रेड का पैकेट चाहिए, तो मैं इस पानी की बोतल को देकर के ब्रेड का पैकेट इसके बदले लूंगी। तो ये क्या हुआ? वस्तु से वस्तु लेना, यानी इसको कहेंगे बार्टर सिस्टम। दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। बाद में जाकर के क्या हुआ कि मुद्रा का विकास हुआ। इस मुद्रा के विकास पे पूरा एक चैप्टर है, जब उस चैप्टर पे आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक परिचय जानिए संक्षिप्त सा। जब मुद्रा का विकास हुआ तो मुद्रा से, यानी कि करेंसी से, पैसे से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय शुरू हुआ। अब आपको जब कहीं से ब्रेड लेने जाना होता है तो आप पानी की बोतल लेके नहीं जाते हो, आप पैसे लेके जाते हो, क्योंकि पैसे का विकास, पैसे का प्रचलन हो चुका है। जब आपको ई रिक्शा से या फिर ऑटो से या फिर बस से कहीं जाना होता है तो आप घर से अनाज लेके नहीं जाते हो, आप पैसे लेके जाते हो, उसका टिकट लेते हो, उसको पैसे देते हो और सेवा का लाभ उठाते हो। तो ये हुआ मौद्रिक प्रणाली, जब हम मुद्रा के माध्यम से, यानी करेंसी के माध्यम से चीजों को, वस्तुओं को और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना शुरू करते हैं। अगला है बैंकिंग प्रणाली।
अब ये क्या है, तो बैंक के माध्यम से, बैंक आप जानते हो क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बैंक वह स्थान है जहां हम अपने जरूरत के अलावा हमारे जो पैसे होते हैं उनको हम जिस स्थान पे रखते हैं, या जो हमें आवश्यकता पड़ने पर लोन देता है, वह बैंक है। जब बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होता है, मान लो मैं किसी जगह पे गई, मैं कुछ खरीदने गई, सपोज मैं ज्वेलरी शॉप पे गई, मैंने वहां से 70,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदी। अब मैं कैश लेके नहीं गई, तो मैंने चेक काट के उसको दे दिया कि भाई चेक से आप इसको कर लेना, है ना। तो ये क्या है, ये बैंकिंग प्रणाली है, क्योंकि मैंने बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा उस सामान को खरीदा, विनिमय किया। अब है कोर बैंकिंग प्रणाली। ये कुछ वर्षों से बहुत चर्चा में है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में इससे जुड़े हुए हैं। ये कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। कोर मतलब अंदर तक। तो आपका जब मान लीजिए कि बैंक में आपका खाता है, मेरा ही खाता है बैंक में, यहाँ गोपालगंज अंबेडकर चौक के ब्रांच में मेरा बैंक का खाता है। यानी कि अब मुझे जब भी पैसे जमा करने होंगे, पैसे निकालने होंगे, तो मैं अंबेडकर चौक के ब्रांच में जाऊंगी, यही होता था। लेकिन जब ये कोर बैंकिंग प्रणाली आ गई, यानी कि उस बैंक के सभी शाखाओं को आपस में जोड़ दिया गया, तो मैं किसी भी स्थान पे जाके अपने खाता में पैसा डाल सकती हूँ या पैसा वहां से निकाल सकती हूँ। ये कोर बैंकिंग प्रणाली का लाभ है। किसी भी ब्रांच में जाके पैसा जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कहीं से भी जाके हम पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम आ गया, एटीएम से जाके हम पैसा निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कनेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई जो आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसी कोर बैंकिंग प्रणाली के आने के बाद से हुई हैं। नेक्स्ट है एटीएम प्रणाली। ये तो आप जानते ही हो, एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अच्छा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी बैंक के कर्मचारी की आवश्यकता आपको नहीं होती। ऑटोमेटिक आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं और कई स्थानों पर पैसे जमा भी कर सकते हैं। इसके लिए बैंक एक एटीएम कार्ड, एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड इशू करता है, जिसमें एक छोटा सा संकेत होता है, जिसके माध्यम से कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। एटीएम से आप सभी परिचित हैं, कई सारे जगह आपने बैंकों के एटीएम देखे भी होंगे। अब मैं जो बता रही हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आइए, नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, अरे एटीएम ही तो डेबिट कार्ड होता है, तो फिर एटीएम अलग से क्यों, डेबिट कार्ड अलग से क्यों। बच्चों, एटीएम और डेबिट कार्ड में अंतर है। क्या अंतर है, आइए देखते हैं। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, इससे आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन आप शॉपिंग नहीं कर सकते। आप किसी जगह पे जाके इस कार्ड से सामान खरीद नहीं सकते एटीएम कार्ड से। लेकिन डेबिट कार्ड से आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं और इससे शॉपिंग भी कर सकते हैं। सामान खरीदने जाएंगे, आपने देखा है बहुत लोग कार्ड से शॉपिंग करते हैं, ये इसी डेबिट कार्ड से होता है, एटीएम कार्ड से नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एटीएम कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। साथ में एटीएम कार्ड का आपका जो इस्तेमाल है, ये आप देखोगे तो यूपीआई से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्ट कर सकते हो, तमाम तरीके की चीजें इससे कर सकते हो। एटीएम कार्ड में सुविधाएं कम होती हैं, डेबिट कार्ड में सुविधाएं ज्यादा होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होता। एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होता, लेकिन डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड भी होता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप इसके काम भी कर सकते हो। यही कारण है कि अब ज्यादातर बैंक केवल एटीएम कार्ड इशू नहीं करते, डेबिट कार्ड इशू करते हैं, ताकि ग्राहकों को, हम आप जैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आगे चलते हैं। फिर है हमारा क्रेडिट कार्ड। ये भी आपने सुना होगा, ये भी एक प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, डेबिट कार्ड से के जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन अंतर क्या होता है, इस डेबिट कार्ड में आप उसी पैसे का उपयोग कर पाते हैं जो आपके अकाउंट में है ना। इससे आप वो पैसा निकालिए, उससे शॉपिंग कीजिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक
शॉर्ट टर्म का लोन देता है, यानी हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया जिसकी लिमिट है 40,000 रुपए। तो मेरे पास पैसा न हो फिर भी मैं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 40,000 रुपए तक की खरीदारी, इसका चाहे वो टिकट कराना हो, शॉपिंग करना हो, ये सब मैं कर सकती हूँ। बाद में जो बैंक का दिया हुआ समय है उस समय के अनुसार मुझे उस पैसे को भरना होगा। अगर मैंने सही समय पे भर दिया तो इतना ही भरूंगी, लेकिन अगर ज्यादा टाइम लिया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा फाइन या ब्याज देना पड़ सकता है। तो ये है क्रेडिट कार्ड। ये जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इन्हीं को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के कार्ड के रूप में हमें पैसे को खर्च करने का माध्यम मिलता है। आगे चलते हैं। इसके साथ ही ये कुछ क्विक रिवीजन है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र तथा सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और एक चीज और यहाँ लिख दूं, जो द्वितीय क्षेत्र है उसे हम उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है। और अगला और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे यहाँ मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आता भी है। इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। 2 बार 3 बार देखिए, इसको आप जितने अच्छे से समझेंगे आने वाले चैप्टर्स आपके लिए उतने आसान हो जाएंगे और उतने रुचिकर हो जाएंगे। तो इसके बाद इंतजार कीजिए इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जो मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगी आपके लिए। और इसके साथ ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिहार में धूम मचाते रहिए। बहुत धन्यवाद।